हेलो, कहिए कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आइए आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की। जो इंडियन इकोनॉमी है हम आज करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस। जितना हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना ज़रूरी है उतना ही हमें जो पास्ट है हमारी इकोनॉमी का, जो कैसी हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर रहा है बिफोर इंडिपेंडेंस, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्रेजेंट और पास्ट ज़रूरी है। बिना हिस्ट्री जाने हम जो इंडियन इकोनॉमी है उसको समझ ही नहीं सकते। आइए हम कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। दोस्त शुरुआत करने का तरीका है, दोस्त शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें, बस काम करना शुरू करें। जो आप चाहोगे वो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। इसलिए बातों में नहीं, एक तरीके से काम के ऊपर आप अपना ध्यान दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जो इंडिया की इकोनॉमी है, फर्स्ट है कि स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी। अब आप जानते हो कि उस टाइम पर जो हम 200 सालों तक, लगभग 200 ईयर्स तक हम जो ब्रिटिश है उसके अंडर में रहे, तो उन्होंने हमारा एक तरीके से यूज किया। सिर्फ हमारे एक तरीके से उन्होंने हमारे कंट्री से क्या किया, जो रॉ मटेरियल निकाल कर वो अपने कंट्री में लेकर चले गए और वहाँ से मैन्युफैक्चर करके वो हमारे कंट्री में उसको ले आए। अब आप देखोगे कि जब एक चीज़ यहाँ से मान लिया जाए कि ये इंडिया है, जब इंडिया से कोई भी है ये मान लिया जाए कि यहाँ पर इंग्लैंड है, जब यहाँ से सामान इधर जाएगा कच्चा माल और मैन्युफैक्चर होकर आएगा, वही रॉ मटेरियल जो आपने 10 रुपये का इधर एक तरीके से पर यूनिट पड़ा था वही इधर आएगा तो जब वो 100 रुपये का हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जो वैल्यू होती है ना वो मैन्युफैक्चर की होती है। बिना मैन्युफैक्चर किए चीज़ों की कोई खास वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक बार एक तरीके से एक पत्थर लेकर आने वाला था, जो कि स्टोन्स होते हैं, वो वहाँ से लेकर आता और सुनार के पास ले जाता उन पत्थर को। जैसे ही उसने एक दिन देखा कि वो वहाँ पर आराम करने के लिए बैठ गया, तो वो उसको पूरे दिन में जो सुनार है उसको 50 रुपये 100 रुपये देता था, 50 या 100 रुपये देता था, जिस तरीके से उसका काम था। तो जैसे ही वो वहाँ पर बैठा तो उसने देखा कि जो वो एक तरीके से इतनी दूर से उनको ढोकर लेकर आता है पूरे दिन में, उसको तो मिलते हैं सिर्फ 100 रुपये, और वो एक छोटे से स्टोन को ही कई मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा मान लिया जाए कि 500 में, 1000 में, इतने में सेल करा। तो वो वहाँ जाकर उस सुनार से शिकायत करता है कि देखिए मैं पूरा दिन काम करता हूँ, इतना हार्ड वर्क करता हूँ, आप मुझे तो 100 से 50 रुपये देते हो, जो मेरी लाई हुई चीज़ें हैं आप उनको एक तरीके से इतना महंगा बेचते हो। तो फिर उस सुनार ने कहा कि आपके इन पत्थर की कोई कीमत नहीं है, पत्थर की कीमत नहीं है, जो मैंने इनको तराशा ना कीमत वो है। तो इसलिए आप देखोगे कि जब तक कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होती तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये आप अपने आप में भी देख सकते हैं। आप एक इंसान है, जब तक आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी ना होने के कारण से आप इंसान ही इंसान है, आपका किसी भी प्रकार का कोई एक तरीके से कोई रोल नहीं है। काम की हर जगह आप बोलते हो ना कि जो मतलब इंसान जो अच्छे से काम करता है, जो कहीं पर एक तरीके से कहीं पर कुछ बन जाता है, उसी की वैल्यू होती है। वैसे तो हर दुनिया ऐसे ही है, फिरती रहती है, तो सबकी इम्पोर्टेंस थोड़ा होती है। हर जगह आप देखोगे जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ तो कुछ ही लोगों के नाम है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, पूरे कंट्री ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन कुछ ही बंदों के नाम वहाँ पर निकल कर आए। हर चीज़ में ऐसा ही होता कि कुछ थोड़े से ही पर्सन ऐसे होते हैं जो अपना नाम कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसा नाम करने के लिए कि आपको दुनिया याद रखे, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी। हमारे आज़ाद होने से पहले क्या सिचुएशन थी उसकी। देखिए जब हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश जो शासक है उनका रूल नहीं था, तो हमारी एक तरीके से इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया
कहा जाता था। यहाँ पर जो हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर बेस्ड थी लेकिन अच्छा खासा बिजनेस था, ऐसी बात नहीं है। हम ट्रेड करते थे, बहुत सारी सिल्वर और गोल्ड जो हमारी कंट्री में आता था। लेकिन जैसे ही हम क्या हुआ, एक तरीके से उन जो इंग्लैंड है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके बाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जैसे ही गवर्नमेंट का, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है, उनका यहाँ पर जो शासन आता है, उस समय पर हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अब देखिए हमारे यहाँ से क्या करते थे, वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और रॉ मटेरियल के बदले यानी कि रॉ तो लेकर गए और मैन्युफैक्चर करके यहाँ पर वो बेच देते थे। एक तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब इन्होंने इधर से रॉ मटेरियल लेकर गए तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकर जाते थे, जिससे हमारी कंट्री में जो कंजम्पशन है, कंज्यूम करने के यानी कि जितना ज़रूरत थी कंजम्पशन के लिए उतना भी नहीं बच पाता था। इसलिए जो कंट्री में ये भी चीज़ क्या होगी, एक तरीके से खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी भी शॉर्टेज हो जाती थी। दूसरी बात है कि इनके मैन्युफैक्चर हुए सामान से, क्योंकि इनका जो सामान बनता था वो इंडस्ट्री से बनता था, हमारा जो सामान बनता था वो मैक्सिमम क्या था, छोटे मोटे उद्योग थे या फिर हाथों से बनाया जाता था, तो इसलिए इनका सामान सस्ता पड़ता था। तो एक तो इनको रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पर एक रिसोर्स मिल गई, दूसरा क्या मिल गया, यहाँ पर हमारे कंजम्पशन करने के लिए इन्होंने मार्केट को भी ढूंढ लिया कि इधर ही से हम लेकर जाएंगे और इधर ही बनाकर इनको ही हम बेच देंगे। तो ये सिस्टम चलता रहा। अब देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट है कि ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा एट द टाइम्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो करें कि उस टाइम पर जब हम आज़ाद हुए तो उस टाइम पर जो हमारी ग्रोथ रेट थी एक तरीके से स्टेगनेंट हो चुकी थी, रुक चुकी थी। उस टाइम पर जो हमारी अगर राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को देखोगे तो वो थी लगभग 2% की, लगभग इतनी थी। और जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी, जो पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय होती है, जिसको हम जो हमारी जीडीपी होती है डिवाइड बाय पॉपुलेशन करके जिसको हम निकालते हैं, हमारी प्रति व्यक्ति आय होती है, जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी उस टाइम पर सिर्फ 0.5%। यानी कि आप देख सकते हो ग्रोथ रेट की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ इतनी ग्रोथ रेट थी। और जो ये रॉ मटेरियल लेकर जाते थे ना, जो वहाँ से गोल्ड और जो सिल्वर आता था, ये अपने ही मेंटेनेंस के ऊपर, जो इनकी सरकार थी, जो भी यहाँ पर ये रहते थे, उसी के ऊपर ये खर्च कर लेते थे। तो इकोनॉमी में ये किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देते थे। सेकेंड है कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टर्म्स ऑफ द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। देखिए हमारा प्राइमरी सेक्टर आज भी इंपॉर्टेंस रखता है और पहले भी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा थी। आप देखोगे कि जो हमारा एक तरीके से जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें लगभग उस टाइम पर 70-75 के अराउंड प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो लोग हैं वो काम करते थे। आज भी आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें लगभग आप देखोगे कि 48 यानी कि लगभग 50 के अराउंड जो है पॉपुलेशन यहाँ पर काम करती है, 50% के अराउंड यहाँ पर काम करती है। अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अब प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है कि जो फर्स्ट नंबर पर है हमारा, अगर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर आप एम्प्लॉयमेंट से देखते हो तो एम्प्लॉयमेंट में जो फर्स्ट है हमें रोजगार देने वाला जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर है। और सेकंड नंबर पर अगर आप देखोगे तो वो है हमारा इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर। ये इसको आप प्राइमरी सेक्टर भी बोल सकते हो, ये सेकेंडरी सेक्टर। और जो रोजगार के मामले में टर्सरी जो सेक्टर आता है यानी कि जो सर्विस सेक्टर आता है या फिर टर्सरी सेक्टर आप इसको बोल सकते हो, ये हमारा सेकेंडरी या इंडस्ट्री सेक्टर है। यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर आता है। तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में ऐसे कि नंबर 1 हमें रोजगार मिलता है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा, फिर दूसरे नंबर पर हमें इंडस्ट्री में मिलता है, तीसरे नंबर पर सर्विस सेक्टर में मिलता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि यूट्यूब का जमाना है, एक एक टीचर जो है लाखों लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या अब टीचर की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है। जो वेल एजुकेटेड जो टीचर होंगे उन्हीं से क्या है बच्चे पढ़ना पसंद करेंगे। और एक टीचर के पास हो सकता है कि मान लिया जाए कि 10 लाख है, तो 10 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई एक सब्जेक्ट एक ही टीचर काफ़ी है, तो जरूरत ही नहीं। तो सर्विस सेक्टर में हमेशा ही क्या होगा, रोजगार इतना नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इंडिया, और अगर हम देखें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें, अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है, फिर हमारे दूसरे नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर का, फिर हमारा प्राइमरी सेक्टर आता है। ये जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। जहाँ पर रोजगार सबसे कम है वो सबसे, मान लिया जाए कि हमारी जीडीपी 100 रुपये की है, 100 रुपये में से अगर ये लगा लो अगर 50 के राउंड यहाँ से पैसा आता है, यहाँ से 17-18 के आसपास आता, तो जो बच गया वो यहाँ पर रह जाएगा। लगभग अराउंड फिगर में है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो आप देखिए जब एक सर्विसमैन है घर में और आप दूसरा देखिए कि आप एक तरीके से कहीं पर एग्रीकल्चर में हम मान कर चलते हैं कि घर में 5 मेंबर हैं और 5 मेंबर में
में से जो है एक बंदा सर्विस पर लगा हुआ है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपये, और आपके 5 जो एकड़ ज़मीन है वो आपके घर में है। मान लिया जाए 5 एकड़ को छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगी, 2 एकड़ ही, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं ना लैंड। तो मान लिया जाए कि 2 एकड़ है, लगभग आपके पास मान लिया जाए कि 5 किले ज़मीन के हैं। इन 5 किले ज़मीन पर और आपके घर में 5 ही पर्सन है, जिसमें से एक ने जॉब मिली हुई है। जो एक पर्सन को ये जॉब मिली हुई है, ये जो एक पर्सन जॉब पर काम करता है, इसकी मान लिया जाए कि सैलरी है 50,000 रुपये, और आप सारे के सारे 4 जो पर्सन हो यहाँ पर एग्रीकल्चर में काम करते हो। आप मेरे को जो आइडिया है वो ऐसा है कि आप पूरे साल में भी इन 5 जो किले आपके ज़मीन है, इनमें से आपकी अगर बचत देखी जाए सबकी चारों की लगाकर 1 लाख रुपए यहाँ से आपकी बचत मुमकिन नहीं है, यानी कि इतना भी नहीं हो पाता यहाँ से। तो आप देखोगे, और ये बंदा क्या है, अब ये लगा लो 6 लाख रुपए पर मंथ वो एक तरीके से साल में अर्न कर लेगा, और आप सारे 4 बंदे 1 लाख अर्न कर पाओगे, तो 1 लाख को आप 4 से डिवाइड कर लोगे तो देख लो कितना आएगा। तो ये देखोगे आप, जो कंट्रीब्यूशन है हमारा एक तरीके से सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है, और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। इसीलिए जो इंडिया की ग्रोथ रेट बोली जाती है कि जॉब लेस ग्रोथ रेट है, यानी कि जहाँ पर जॉब सबसे कम है, ग्रोथ वहीं से ज़्यादा निकल कर आ रही है। आई होप कि आप सभी बातें समझ रहे होंगे। तो आपने देख लिया कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। उस टाइम की बात करते हैं, उस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही हम बेस्ड थे। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो इतना खास डेवलप नहीं था। और जो हमारा एक तरीके से जो सर्विस सेक्टर है, उसमें अगर यहाँ पर आप देखोगे, जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है उस टाइम की हम बात करते हैं, उस टाइम पर अगर प्राइमरी सेक्टर में 70 से 75% हिस्सेदारी इसकी थी, 70 से 75% तक। और जो दूसरा आप देखोगे, जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है, इसकी 10% के लगभग भागीदारी थी, और जो हमारा टर्शरी सेक्टर है इसकी लगभग 15 से 20% भागीदारी थी। ये इतना पार्टिसिपेशन था इनका। अब आप देखोगे यहाँ पर जैसे जैसे इकोनॉमी आगे एक्सटेंड करती गई, वैसे वैसे अब आज़ाद होने के बाद हमारा एग्रीकल्चर का जो एक तरीके से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो घटता चला गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेक्टर। 3 तरह के सेक्टर है, मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट एंड लॉगिंग आता है, फिशरीज आता है, माइनिंग आता है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई आता है। जो हमारा तीसरा सेक्टर है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट आता है, स्टोरेज आती है, कम्युनिकेशन के साधन आते हैं, ट्रेड है जो हम करते हैं, होटल जो होते हैं, रेस्टोरेंट, रियल इस्टेट एंड कमर्शियल जो सर्विसेज हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस भी इसी का पार्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस अदर सर्विसेज, ये सारा इसी का पार्ट है। तो इसको यहाँ से ये हम पुराना डेटा ले रहे हैं, आप नया डेटा देखने के लिए, यानी कि जो अभी हमारा बजट जो आया है या हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है कि उसमें हमारा जीडीपी में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको जानने के लिए आप वीडियो देखिए। जो आज करंट की सिचुएशन है वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपने देख लिया कि प्राइमरी सेक्टर में ये है, सेकेंडरी सेक्टर में ये है। जो सेकंड इसकी एक तरीके से पॉइंट है वो कि टिपिकल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम आज़ाद हुए तो हमारी कैसी सिचुएशन थी, जब आज़ाद नहीं हुए तो हमारी जो ये सिचुएशन थी, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके की थी। उनके राज करने से पहले हमारा यहाँ पर सिस्टम था जो बहुत अच्छा था। जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होते हैं तो हमारी जो एक तरीके से जो इकोनॉमी है वो हमें जो मिलती है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट मिलती है। और एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई, उसको एक बार देख लीजिए कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है ना, जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें हम इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री में सबसे पहले इसका जो एक तरीके से जो इंडस्ट्री का जो आरंभ हुआ था वो सबसे पहले सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती जो कपड़ा मिले थी जो भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थी, और ये देश के पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा पूर्व पश्चिम, जो हमारा पश्चिम एरिया है वहाँ पर इनको स्टेब्लिश किया गया था। आज का जहाँ पर हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं, पटसन उद्योग भी हमारे यहाँ पर था, इंडस्ट्री था, लेकिन ये विदेशी थे उन्होंने इसको स्टेब्लिश किया था। उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित थे। जो हमारी 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास भी आरंभ हुआ, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी। जो टिस्को है, टाटा जो आयरन हमारी जो स्टील कंपनी है टिस्को जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906
1947 के अंदर। फिर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार होता है उसके बाद जो हमारा चीनी उद्योग है, सीमेंट, यानी कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा 1939 से 1945 तक का रहा। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है तो इसके बाद हमारे देश में चीनी उद्योग, चीनी, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, ये कुछ मतलब इन कारखाने जो है वो स्टेब्लिश किए गए। अब देखोगे लेकिन जो ये कारखाने स्टेब्लिश किए गए यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं, मतलब इस तरीके से इनकी ग्रोथ नहीं थी कि ये इकोनॉमी में जितनी ज़रूरत है उनको पूरा कर पाए। अब हम देखते हैं कि जो हमारी टिपिकल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। अभी हमने पढ़ लिया कि सबसे नंबर 1 रोजगार देने में और सबसे तीसरे नंबर पर ये हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देती है। इन एडुकेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यहाँ पर जितना हमारे यहाँ पर उत्पादकता होनी चाहिए, जो प्रोडक्शन होना चाहिए, देखिए इंडिया में प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन वो एरिया बढ़ने के कारण से बढ़ा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। फिर है कि लैंड टेनर सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर जो सिस्टम बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, तो ये भी क्या थे, एक तरीके से जो किसान हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए उनके पास इतना नहीं बचता था कि जितना कि वो इन्वेस्ट। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो कब हुई, वो प्रॉब्लम हुई सबसे ज़्यादा जब ये स्वेज कैनाल जो है, यानी कि जो ये एक तरीके से ये रास्ता ढूंढ लिया गया। जब ये रास्ता ढूंढ लिया गया, इससे पहले क्या था कि यहाँ से इतनी दूर से सामान लेकर जाना पड़ता था इनको, इतनी दूर से। अब क्या है, इतना रास्ता है। अब देखो एक तो आप सीधे चले जाओ कहीं पर भी, और एक आप सीधे जाने के बजाय एक आपको इधर उधर घूम कर आना पड़े तो ज़्यादा समय लगता है ना। तो जैसे ही ये स्वेज कैनाल बनी 1869 के अंदर, वैसे ही क्या हुआ, यानी कि जो स्वेज कैनाल जो बनाई गई वो 1869 में बनी। उसके बाद से जो एक्सप्लॉयटेशन है इंडिया का वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब आगे हम देखते हैं जो कि इसकी और फीचर्स है। देखिए लिमिटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन हो पाता था जितना कि हम एक तरीके से हमारा जीवन निर्वाह हो सके, वो भी बड़ी मुश्किल से। इसमें इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था कि जिसको हम बेच सकें। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास साधन ही नहीं थे कि ना तो हमारे पास रोड थे इतने, जो भी इन्होंने रोड बनवाए, जो भी सड़कें जितनी भी बनवाई, या फिर आप देखोगे इन्होंने एक तरीके से जो भी रेलवे सिस्टम चलाया, वो सारा का सारा सिस्टम इन्होंने अपने लिए किया ताकि यहाँ से लूटपाट करके अपने कंट्री में ले जा सके। इन्फेंट ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, वो कह रहे हैं कि जो भी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज थी वो कैसी थी, एक तरीके से उनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत ही इन्फेंट ग्रोथ, यानी कि जो शिशु, एक तरीके से स्टार्टिंग में जो उनकी ग्रोथ थी बहुत ही कम थी। लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, तो करे कि जैसे कि हमारी जो हैवी इंडस्ट्री जो बैकबोन होती हैं, इस तरीके इंडस्ट्री की भी इंडिया में कमी थी। डाउनफॉल ऑफ कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आप देखोगे कि जो हमारे एक तरीके से स्मॉल और जो कोटेज इंडस्ट्री थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। कारण क्या था, क्योंकि जो ब्रिटिश जो एक तरीके से जो ब्रिटिश राज था उसमें क्या किया गया कि वहाँ से मैन्युफैक्चर करके चीज़ें इधर लेकर आई गई। जब वो इधर चीज़ें लेकर आए तो उससे क्या हुआ, हमारे छोटे मोटे इंडस्ट्री जो हो वो ख़त्म होते चले गए। स्लो ग्रोथ ऑफ द वो करें कि ट्रेजरी सेक्टर, जो हमारा ट्रेजरी सेक्टर है उसकी भी ग्रोथ क्या रही, बहुत ही कम रही, जो सर्विस सेक्टर है। उसके बाद है कि जो इलिटरेसी है, एक तरीके से अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थे इनकी, यहाँ पर जो लोगों का पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बहुत कम ही थे। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो साक्षरता थी ना लगभग 16% के राउंड थे, और अगर यहाँ पर फीमेल का देखोगे तो वो क्या थी, लगभग मतलब ये देखोगे आप 6% के अराउंड, 6 या 7% के अराउंड ही मतलब मापी गई उस टाइम पर। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी बुरी सिचुएशन थी। थर्ड पॉइंट है कि द प्रिंसिपल कोज ऑफ बैकवर्डनेस द ब्रिटिश राज इन इंडिया एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो वो करें कि क्या कारण थे बैकवर्डनेस के। फर्स्ट है कि जो इंडिया है, इंडिया वॉज ट्रेटेड एज ए कॉलोनी सप्लाई रे मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। सिर्फ उन्होंने क्या समझा, उन्होंने ये समझा कि एक हमारे यहाँ से रे मटेरियल ले जाने के लिए है सिर्फ इंडिया, और इसका कोई काम नहीं है। दूसरा इन्होंने देख लिया कि यहाँ पर इतने उपभोक्ता हैं, हम जो प्रोडक्ट बना कर लेकर आएंगे उसको भी कंज्यूम करेंगे, और यहाँ के इंडस्ट्री जो हो वो ख़त्म ही कर दिए थे इन्होंने। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच टूवर्ड्स द इंडियन
हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाई जाने वाली चीजें थी वो भी खत्म हो चुकी थी। एक्सप्लोइटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जहाँ आपने देखा कि 3 तरीके के सिस्टम आए। एक तरीके से जमींदारी सिस्टम आया, महलवारी सिस्टम आया, रैतवारी सिस्टम आया। जो इस सिस्टम आए जिन्होंने इकोनॉमी को एक तरीके से और भी बर्बाद करके रख दिया। डेलिब्रेट नेग्लेक्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जिससे हमें फ़ायदा हो सके। जो भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया। हाई कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लार्ज स्केल रेमिटेंस, देखिए यहाँ पर वो लोग आते थे, काम करते थे और यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग। रेमिटेंस ये था कि इंग्लैंड के लोग या ब्रिटिश के लोग यहाँ आते थे, यहाँ पर काम करते थे और जो भी कमा कर लेकर वो अपने देश में जाते थे उसको रेमिटेंस हम बोलते हैं। यहाँ पर रेमिटेंस क्या है, जैसे इंडिया का कोई भी बाहर कोई पर्सन रहता है, कोई ये पर्सन रहता है, वो यदि इंडिया में कोई भी मतलब वहाँ अर्निंग करके यहाँ भेजता है तो उसको हम रेमिटेंस बोलेंगे। अब आपने देख लिया कि हाई कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लार्ज स्केल रेमिटेंस, इसका मतलब क्या था कि जो भी हम मटेरियल भेजते, जो वहाँ से एक तरीके से गोल्ड और जो सिल्वर आता था, वो गोल्ड और सिल्वर इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही खर्च हो जाता था और कुछ बचा कुचा ये यहाँ से अर्न करके ले जाते थे। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ इसके 1-2 फॉर्मूला है, ये भी आप देख लेना कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का क्या फार्मूला होता है। ये है एफ, ये है पी, ये है 1, ये है आर और ये है टी। एफ का मतलब है फिगर ऑफ द फाइनल ईयर और पी का मतलब फिगर ऑफ द इनिशियल ईयर, जो इनिशियल ईयर है आपका, और आर क्या है, रेट ऑफ चेंज, किस रेट से चेंज हो रहा है। टी है नंबर ऑफ ईयर बिटवीन द इनिशियल ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर, तो ये नंबर ऑफ ईयर कितने ईयर्स हैं वो टी दिखाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट आप कैसे निकालते हो। रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि मान लिया जाए कि 2018 के 2018 में से क्या करोगे, 2017 को माइनस करोगे और 2017 से ही फिर उसको डिवाइड कर दोगे, तो इस तरीके से ये एवरेज एनुअल ग्रोथ निकल जाएगी और एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ निकालने का ये फार्मूला। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,